हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम को, जो टर्मोनॉमिक्स IAS प्री 2024 जो शुरू किया है, उसको आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस क्लास में हम लोगों ने, जैसे कि पहले बताया हुआ है, कि हम इसमें उस टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमी के जितने भी टॉपिक हैं, चैप्टर हैं, उन सभी के हम टॉपिक भी कवर करते हैं और पिछले 15 सालों के क्वेश्चंस भी जो आए हुए हैं, उन सभी को हम कवर करते हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जो मेरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि मैं ज्यादा टॉपिक कवर ना करके टॉपिक कम कवर करूं, लेकिन उसको पूरी गहराई के साथ आपको डिस्कस करूं, जिससे कि अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर सकें। अगर हम ऊपर ऊपर से ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे तो नो डाउट आपके टॉपिक तो बहुत कवर हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि क्वेश्चन सुने सुने से तो लगेंगे लेकिन सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि आपकी और मेरी दोनों की मेहनत पूरी तरह से बेकार हो जाएगी, जाया चली जाएगी। इसलिए जिन लोगों को लगता हो कि मैं एक छोटा सा टॉपिक या एक टॉपिक ही कवर कर रहा हूं, तो उन लोगों के लिए मेरा यह मैसेज है कि वो इस चीज को अच्छे से समझें और जो कवर कर रहे हैं उसको सॉलिड तरीके से कवर करने में विश्वास करें। ठीक है ना? क्योंकि आपका समय और हमारी मेहनत दोनों बहुत कीमती है, इसलिए दोनों का उद्देश्य एक ही है और वो है आपकी सफलता। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने टर्मोनॉमिक्स जो 2024 को टारगेट करते हुए हमने जो क्लास शुरू की है, उसका आज हम 6th लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज इस 6th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कृषि से संबंधित उसकी सिंचाई परियोजना को लेकर के। ध्यान रखिएगा, सिंचाई परियोजना या सिंचाई व्यवस्था को लेकर के। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी भूमि सुधार को लेकर के, कि कृषि व्यवस्था में भूमि सुधार कितना बड़ा मुद्दा है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। और मैंने उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस भी आप लोगों को डिस्कस किए थे। आप लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो मेरे पिछला वीडियो जरूर देखें और उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। और इस चीज को आगे हम लोग आज बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 6, सिंचाई। बेशक छोटा सा टॉपिक है, लगेगा कि सिंचाई, अरे इसमें क्या पढ़ना है, केवल एक योजना ही तो पढ़नी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन क्या उसी से क्वेश्चन आना है माय डियर? नहीं, क्वेश्चन उसके अलावा सभी पक्षों से आएगा। तो उसमें क्या क्या रहेगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये देखिए। कृषि सिंचाई से संबंधित हम इसमें 4 चीजों को डिस्कस करेंगे। एक, कृषि सिंचाई के भारत में कौन कौन से प्रकार हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, कृषि सिंचाई से संबंधित भारत में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ठीक है ना, और उनके समाधान के लिए एक जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है, नई प्रणाली चल रही है, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रोजेक्ट, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई सभी सिंचाई योजनाओं के बारे में, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। क्लियर हो गया? ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि कृषि सिंचाई की हमें आवश्यकता क्यों है। हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और कहा जाए भारत सरकार का अनऑफिशियल आंकड़ा है, भारत सरकार ने तो खैर नहीं कहा है, लेकिन यूएन की तरफ से जो डाटा रिलीज हुआ उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 143 करोड़ हो चुकी है। और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए खाद्य सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। और खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब हम अपने देश में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा दें, ठीक है ना? इट इज क्लियर? और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए हमें सिंचाई पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। क्यों देना होगा? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता तो है ही है, साथ के साथ हमारे यहाँ सिंचाई के साधनों की समस्याएं भी हैं, जो मैंने यहां पर लिखी हुई हैं, इसको समझ लीजिएगा। यानी कि समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं और ऊपर से जनसंख्या बढ़ रही है और खाद्य सुरक्षा की मांग बढ़ी है,
तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें सिंचाई व्यवस्था की और ज्यादा आवश्यकता होगी। यानी पहले से संकट है और सोचिए और संकट बढ़ने वाला है, तो ऐसी स्थिति में उसका समाधान कैसे करके चले जो हमारी आज की जरूरतों को भी पूरा करे और आने वाले पीढ़ी के लिए भी जरूरतें पूरी करे। ध्यान रखिएगा, इसलिए सिंचाई की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने इस पर सारे डायमेंशन खोल करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप अपना सोच, अपने विचारों को विस्तृत कीजिए और यूपीएससी जैसा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है उन सभी को कवर करने की कोशिश कीजिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में जो सिंचाई होती है वो कई प्रकार की है। ध्यान रखिएगा, ओके। इसमें एक तरफ बात करेंगे तो आपकी नहर से भी सिंचाई होती है, आपकी नलकूप से भी सिंचाई होती है। ध्यान रखना, आपकी कुआं से भी सिंचाई होती है, कुआं, आपके तालाब से भी सिंचाई होती है। बात क्लियर है कि नहीं एवरीबॉडी? ध्यान रखिएगा, तो नहर, नलकूप, कुएं, तालाब, इन सभी से आपकी सिंचाई होती है। लेकिन इनमें से एक चीज ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचाई होती है वो आपको पता होना चाहिए और किस राज्य में किस तरह की सिंचाई हो रही है। अगर हम नहर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सबसे अगर इनमें सबसे ज्यादा बात करें तो मैक्सिमम सिंचाई आपकी इससे हो रही है, मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा 49%, यानी जितनी भारत में सिंचाई होती है उसका 49% हिस्सा आपके ये रहा नलकूप से सिंचाई का है, ओके। और लगभग उसके बाद आता है दूसरा, लगभग 40% हिस्सा आपका किससे सिंचाई होता है? नहर से। बाकी अन्य क्षेत्र हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस किस का क्या क्या योगदान होगा। अब बात आती है कि इनमें कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ध्यान रखिएगा, नहर की सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर भारत में होती है नहरों से, क्योंकि 12 मासी नदियां हैं और उनसे नहरें निकाल करके अलग अलग क्षेत्रों में इनके पानी को पहुंचाया जाता है। और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो वहां तालाब की सिंचाई है, क्योंकि वर्षा का जल ही नदियों का एक माध्यम है और उस पानी को छोटे छोटे तालाबों में वो लोग स्टोर करके रखते हैं। नदियों से पानी आ जाता है, ठीक है, वर्षा से भी आ जाता है, उसको अपने ऑफ सीजन के लिए तालाबों में भी अपना क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः तालाब हैं और उत्तर भारत में सबसे ज्यादा नहरें हैं। और नलकूप और कुएं की बात करें तो लगभग संपूर्ण भारत में थोड़े बहुत सब जगह फैले हुए हैं, इसलिए नलकूप का हिस्सा सबसे ज्यादा है। ठीक, अब बात की जाए कि कौन सा राज्य इनमें सबसे ज्यादा है, कौन सा नहीं है, वो भी आप समझ लीजिएगा। ध्यान रखना, अगर हम नहरों की सिंचाई की बात करें तो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई होती है। ध्यान रखिएगा, नलकूप में बात करें तो नलकूप में भी नंबर 1 पे आपका उत्तर प्रदेश ही है, ये भी समझ लीजिए। कुओं के मामले में आपका नंबर 1 है तमिलनाडु, सॉरी, महाराष्ट्र, यानी कि कुओं से सिंचाई जो होती है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होती है, कुओं से। और अगर हम तालाब की बात करें तो तालाब से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, नंबर 1 पर है, वो है आपका तमिलनाडु। ओके दोस्तों, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए एवरीबॉडी? अगर हम भारत में देखें तो सबसे ज्यादा सिंचाई किससे हो रही है? नलकूप से, उसके बाद नहर से। क्लियर है? दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा किससे हो रही है? तालाब से। उत्तर भारत में नहरों से। कारण मैंने आपको बता दिया, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक, अब इनमें चारों में सबसे ज्यादा कौन कौन सा राज्य नंबर 1 पर है यह आपको पता होना चाहिए। यहां से भी कभी कभी आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब बात आती है कि आखिर भारत में कृषि से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, खासकर सिंचाई से संबंधित। इनको हम लोग देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या है। एक एक करके हम देखते चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भारत में सिंचाई
जब तक सोचिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, जब तक आपको समस्याएं नहीं पता उनका समाधान नहीं कर सकते। अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सिंचाई से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कीजिए, तो आपको समस्या ही नहीं पता तो समाधान कहां से करोगे? या प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सिंचाई से संबंधित निम्न में से कौन सी समस्याएं हैं? 1, 2, 3, 4। अब बताइए इनमें से कितनी समस्याएं भारत में हैं? पता तो होना चाहिए, है कि नहीं? और प्रधानमंत्री ने जो कृषि सिंचाई योजना शुरू की है, आखिर वो किस चीज के लिए शुरू की है? क्यों शुरू की है? प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना शुरू की है तो क्यों शुरू की? अगर हमारे यहां समस्या नहीं है तो इस योजना को चलाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों दोस्तों? इसी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सिंचाई, सिंचाई से संबंधित समस्याएं, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, इसमें हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ी समस्या है मानसून पर निर्भरता। अभी भी सोचिएगा, हमारी स्थिति यही है कि जिस साल हमारा मानसून सही आ जाता है उस साल हमारी कृषि बहुत अच्छी होती है, अन्यथा नहीं होती। ध्यान रखिएगा। ओके, तो मानसून पर निर्भरता, और मानसून भी कैसा है? महान है। मानसून भी भारत में महान तरीके से आता है, क्योंकि इसकी 2 स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति यह बनती है कि यह मानसून अनिश्चित है, यानी कब आता है कब नहीं आता यह कोई पता नहीं है, बिल्कुल अनिश्चित है। कभी आएगा, कभी बहुत ज्यादा आएगा, कभी बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा। और दूसरा कैसा है? सोचिएगा, मानसून असमान है। कैसा है? असमान, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति में होता है। इसकी वजह से सोचिए, किसी इलाके में सूखा पड़ता है तो किसी इलाके में बाढ़ आती है। तो इसी वजह से हमारे यहां कृषि की व्यवस्था, पूरी सिंचाई की व्यवस्था पूरी तहस नहस हो जाती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? दूसरा इसी में और देखिए क्या है दूसरी समस्या, भारत में पानी का असमान वितरण है। पानी का असमान वितरण, यानी सभी क्षेत्रों में एक जैसी पानी की व्यवस्था नहीं है। जब एक जैसी व्यवस्था नहीं है तो सिंचाई एक जैसी नहीं है। कहीं पर वर्षा, जो वर्षा वाली नदियां हैं दक्षिण भारत की, तो उत्तर भारत की कैसी हैं? बिल्कुल हिमालयी नदियां हैं, वर्ष भर चलने वाली, सदा नीरा है। बात समझ रहे नहीं? वर्षा वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना? तीसरी और क्या समस्या है हमारे यहां इसको लेकर के? एक समस्या और भी है, सभी जगह पर सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, यानी कि पूरी तरीके से ना तो नलकूप हैं, ना ही नहरों की व्यवस्था है हर जगह, और ना ही आपके कुएं तालाब की व्यवस्था है। सरकार ने कोशिश की है लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। मेरी बात समझ रहा? चौथी समस्या और देखिएगा, और एक और समस्या इसमें देख सकते हैं, और वो है आपका अंतरराज्यीय जल विवाद। यानी कई सारे राज्यों में आपस में क्या है, नदी जल को लेकर के विवाद रहता है, नदी जल विवाद। तो किसी किसी राज्य में कोई कोई राज्य क्या करता है, अपने यहां पानी को रोक लेता है। जैसे केरल का जो कावेरी नदी जल विवाद जो है, आप देख सकते हैं, केरल तमिलनाडु का कावेरी जल विवाद है। आप उधर आ जाइए नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद हो जाता है। गर्मियों में हरियाणा पानी नहीं छोड़ता दिल्ली के लिए, और जब बरसात आती है तो थोक के बहाव छोड़ देता है कि डूब जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम नहीं डूबेंगे। तो ये भी विवाद की स्थिति आती है, ठीक है ना? और क्या है, इसी तरीके से एक और समस्या देखिएगा। इनके अलावा अगर हम बात करें तो परियोजनाओं में, सरकार ने जो परियोजनाएं चलाई हुई हैं उन परियोजनाओं में भी देरी होती है, देरी हो रही है। यानी कि सरकारी परियोजनाओं में देरी, और देरी के होने की वजह से क्या होता है, लागत वृद्धि होती है और इसका लाभ नहीं मिल पाता। इसका लाभ कैसा रह जाता है, सीमित रह जाता है। यानी कि जिसका जो लाभ प्रॉपर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता।
जितना लंबा समय लगेगा, डैम बन रहा है तो बन रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं तो कर रहे हैं, किसी भी कारण से उसमें देरी हो जाती है, ठीक है ना। और क्या है, इसके अलावा अन्य समस्या देखेंगे तो एक समस्या और भी है कि लगातार हमारा जो वाटर लेवल है वो खत्म होता चला जा रहा है। वाटर लेवल में यानी कि जल स्तर में लगातार कमी आ रही है। सोचना, एक एक करके मैं सारे पॉइंट आपको डिस्कस कर रहा हूं, इन पॉइंट्स को याद करिए, इनमें से कोई भी पूछ लिए जाएंगे। वाटर लेवल में कमी आ रही है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा सातवां कह सकते हैं नदी जल प्रदूषण की समस्या। नदी जल प्रदूषण और उसकी वजह से कृषि में बीमारियां और आपके मानव स्वास्थ्य समस्याएं, मानव स्वास्थ्य की समस्याएं भी आ रही हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे हो रहा है? अब आप खुद सोचिएगा, यमुना देखिए, गंगा देखिए, अगर इनमें शहरों का कचरा, गंदगी, फैक्ट्रियों की गंदगी, केमिकल्स इनमें डाले जाएंगे, जहर डाला जाएगा, तो सोचिए वही पानी किसमें जाएगा? खेत में जाएगा, और खेत में जाने के बाद मिट्टी को बर्बाद करेगा, मिट्टी के अंदर बीमारियां पैदा करेगा, वो फसलों में बीमारियां आएंगी, खेत में आएंगी, फसलों में आएंगी, और उनको हम खाएंगे, हमारे जानवर खाएंगे और हम बीमार पड़ेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है नदी जल को लेकर के। सोचिएगा, जल संबंधी बीमारियां पैदा हो रही हैं, ये बहुत बड़ा समस्या है। इसी को कहते हैं नदी जल प्रदूषण, और इसी का एक हिस्सा है, वो है अवसाद। अवसाद, क्योंकि जब इनके साथ इतनी गंदगी संदगी आती है तो क्या होता है? नदियों का अवसाद किस में भर जाता है? खेतों में भर जाता है। नदियां उथली हो जाती हैं ऊपर की तरफ, और फिर क्या हो जाता है? बाढ़ जैसी सिचुएशन फैलने लगती है। अब आप सोचिए, नहरों की सफाई तो कर सकते हो, लेकिन नदियों की सफाई सोच कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो ये सोचिए कि किस तरह की समस्या आती है। इसके अलावा एक समस्या और आप देख सकते हैं, और वो है आपके जल में लवणता की समस्या। लवणता यानी खारापन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं, खेतों में कुछ भी पैदा नहीं हो रहा, पीने के पानी की समस्या है। दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। ये समस्याएं हैं भारत में। सोचिएगा, एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? ये समस्याएं हैं। अब इनका समाधान क्या हो सकता है? सोचिएगा, खुद से सोचने की कोशिश करिए। जो समस्या है उन्हीं को सॉल्व करना है। अब मानसून पर निर्भरता तो आप खत्म कर नहीं सकते, मानसून है तो है, लेकिन जो मानसून आता है उसका सही उपयोग तो कर सकते हो। वर्षा के जल का संचयन तो कर सकते हो, जो जमीन से पानी निकाल रहे हो उसको रिचार्ज तो कर सकते हो, ठीक है ना, है कि नहीं? परियोजनाओं को सही समय पर बनाने की कोशिश तो कर सकते हो। जिस जगह पर पानी नहीं है उस जगह पर नहरों के माध्यम से, नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से उसको पहुंचा सकते हो कि नहीं पहुंचा सकते? तो इसके संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? सोचना, इसके संभावित समाधान, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ भी आ सकता है। संभावित समाधान क्या होगा? सोचना, संभावित समाधान यह है कि नदी जोड़ो परियोजना को लागू किया जाए। नदी जोड़ो परियोजना को लागू किया जाए, ठीक है ना। दूसरा, परियोजनाओं को सही समय पर बनाया जाए, परियोजनाओं को सही समय पर निर्मित किया जाए। तीसरा, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाए, को बढ़ावा देना। चौथा, नदी प्रदूषण को रोकना। जो काम आप कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। पांचवा, और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सोचना, जो समस्याएं थी उनको सोचिए ना। ये सोचिए, नदी प्रदूषण को रोक दिया आपने, काफी कम हो गया।
वाटर लेवल में कमी आ रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कर सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लागू करना। लागू करना अर्थात यहीं पर समझिएगा, इसका मतलब है, सोचिएगा, जल संरक्षण की नीति को बढ़ावा देना। जल संरक्षण की नीति को बढ़ावा देना, ये तो अपना सकते हैं कि नहीं अपना सकते? यही है। एवरीबॉडी क्लियर है? तो ये प्रमुख उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। और सोचिए इन समस्या क्या क्या थी। समस्याओं में देखिएगा, सभी जगह सिंचाई की सुविधा, नदी जोड़ परियोजना, पानी का समान वितरण, नदी जोड़ परियोजना हो सकती है। नदी जल विवाद हैं, उनको मिलकर के सरकार समाधान कर सकती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान आप कर सकते हैं। और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण की नीति, और छठा हम कह सकते हैं वो है भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना। ये सोचिए, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी को पैदा करना एक तरीके से। मेरा उद्देश्य बस एक ही है कि जो पढ़िए बेटा अच्छे से पढ़ लीजिए, ये समझ लीजिए। तो ये 6 आपके संभावित समाधान हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए। अब चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा, आप आसानी से कर ले जाओगे। भारत में सिंचाई से संबंधित समस्याएं क्या हैं और भारत में सिंचाई से संबंधित समस्याओं के समाधान क्या हो सकते हैं। अब आ जाएंगे भारत में, सोचिएगा सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं वो भी देख लिया जाएगा, है कि नहीं? इस तरीके से पढ़िए और काम करिए। दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, 2024, 25, 26 में आप में से जो भी व्यक्ति देना चाहता है एग्जाम और पास करना चाहता है, एग्जाम देना नहीं चाहता, पास करना चाहता है, उसके लिए सोचिएगा, हमने एक बैच नंबर 2 लॉन्च किया है या कर रहे हैं। 23 तारीख से मॉर्निंग बैच है 8 बजे, ध्यान रखना। और ये जो बैच हैं वो तीनों सभी के लिए सेपरेट बैचेस हैं, ध्यान रखना। एक 1.5 साल का है, एक 2.5 साल का और एक 3.5 साल का कोर्स है, यानी 18 महीने, 30 महीने और 42 महीने का कोर्स। माध्यम आपके तीनों अलग अलग हैं, जिस बैच में लेना चाहें उस बैच में ले सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म P2I बैच हैं। इनके लिए अगर आप फीस की बात करेंगे तो सोचिएगा, इसकी फीस है मात्र 23,999 रुपए। 23,999 रुपए, ध्यान रखिएगा। मात्र 18 महीने की फीस 23,999 रुपए। इसके लिए बात करेंगे तो आपकी 26,999 रुपए इसकी फीस है, और इसकी जो फीस है वो है आपकी 29,999 रुपए, ये रही। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव, यानी मात्र 30,000 रुपए में आपको 3.5 साल का कोर्स मिलेगा। प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी के साथ हमारे साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक एक चीज को अच्छे से कवर करेंगे। ध्यान रखना, आपको इसमें सारा कुछ मेंटरशिप से लेकर के, पर्सनल गाइडेंस से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, सोचिए रेगुलर आंसर राइटिंग से लेकर के सब कुछ इसमें इंक्लूड है। एवरीथिंग, सोचना, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ज्ञानवाड़ी सत्र से लेकर के सब कुछ। प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग रणनीति, मेंस परीक्षा के लिए अलग रणनीति, और इंटरव्यू के लिए सेपरेट IAS ऑफिसर्स के साथ आपकी मीटिंग, डिस्कशन। और मेंस के लिए स्पेशल हमारे यहाँ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें आप यहां करके मेंस के टाइम पीरियड में 4 महीने हमारे सेटअप के पास रहेंगे। रहने खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से होगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस कराई जाएगी उस साल जिस साल आप मेंस देने जा रहे होंगे। अब आप सोचिएगा, और फीस इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, मात्र इतनी फीस है। इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं आपके लिए उतना ही बेनिफिट है। और इसके साथ आपको जब कोड लगाएंगे तो इसके साथ मेरे साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको पर्सनल गाइडेंस से लेकर के सब कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। ओके,
तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और किसी को यदि कोई भी बात पूछनी है, कोई भी डिस्कशन करना है, कुछ भी मुझसे पूछना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा कोड है MK लाइव, और ये टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम, और ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है ना? और ये टेलीग्राम का बार कोड, जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसके जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारा मटेरियल, न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह सब कुछ इसमें आपको मिलते रहते हैं। ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर? अब आ जाइए, इसके बाद में हम बात करें तो हमने कहा कि इसमें क्या-क्या हम कर सकते हैं। सूक्ष्म सिंचाई को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो अब हम सूक्ष्म सिंचाई के बारे में जानें। सूक्ष्म सिंचाई है क्या? ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म सिंचाई एक ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम पानी को बचाते हैं और पानी की एक-एक बूंद का सही उपयोग करते हैं। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से कम पानी में खेती को करने की एक टेक्नोलॉजी है। यानी कि हम इसे कह सकते हैं, यह जल संरक्षण तकनीक भी है। ध्यान रखना, जल संरक्षण तकनीक भी है। दूसरा, इसमें जल के सदुपयोग पर बल दिया जाता है, और तीसरा, कृषि का अधिकतम उत्पादन पर बल देते हैं। कृषि के अधिकतम उत्पादन पर बल देते हैं, पर बल दिया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। अब इसमें हम 4-5 तरह की जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है, उनको हम देखते हैं। एक होता है स्प्रिंकलर, जिसे हम फव्वारा कहते हैं। आपने देखा होगा पार्क वगैरह में इस तरह की एक डिब्बी सी बनी होती है, जिसमें आपके फव्वारे टाइप का ऐसे फाउंटेन की तरह पानी फैलता रहता है अलग-अलग एरिया में। उसको उठा के दूसरी जगह रख दोगे तो उस इलाके में पानी छिड़कता रहेगा। छिड़काव जैसी करने के लिए स्प्रिंकलर कहते हैं ना, फव्वारा टाइप का, उसको कहते हैं। एक है ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, ड्रॉप कर करके, ड्रॉप जानते हैं, पानी की बूंद 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 करके पानी पौधे की जड़ पे गिरता है। सोचिएगा, इसके अंतर्गत एक है भूसतही जल, ठीक है ना? भूसतही यानी इसमें जमीन के अंदर पाइपलाइन डाल दी जाती है, जमीन के अंदर पाइपलाइन डाल दी जाती है, और उसमें से पानी चलता रहता है, और बूंद बूंद करके हिसाब से ही उसमें छेद होते हैं पाइप में, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी उस जगह पर निकलता रहता है जिस जगह पर पौधा होता है। वो सोचिएगा। और ये है आपका केंद्र धुरी। इसमें क्या होता है कि फव्वारे जैसी एक मशीन लगी होती है जो पूरे खेत में मूव करती है और फव्वारा छिड़कती हुई चली जाती है एक साथ। ये भी फव्वारा है, लेकिन ये धीरे धीरे छिड़काव करता है। और ये क्या करता है, केंद्र धुरी, सेंटर पिवोट कहते हैं। इसमें पहिए लगे होते हैं नीचे, और पूरे खेत में वो पहिए जैसी ऊपर पाइपलाइन लगी होती है, बहुत तेजी के साथ प्रेशर से पानी को छिड़कती हुई चली जाती है। ये 4 चीजें हैं, स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, भूसतही सिंचाई परियोजना, और आपकी केंद्र धुरी सिंचाई योजना। देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखिए, यह है स्प्रिंकलर इरिगेशन। ध्यान रखिएगा, जो मैंने कहा था फव्वारे सिंचाई, जिसमें कुएं से एक पाइप लगा होता है, यहां पंप लगी होती है, पंप उस पानी को प्रेशराइज करती है और उसके थ्रू पानी खेत में आ जाता है, क्योंकि बिना प्रेशर के फव्वारा चलेगा ही नहीं। और ये एक डिबरी लगी होती है उसके ऊपर, पाइप के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। इसमें से पानी यहां से छिड़काव होता रहता है पूरे में, फव्वारे की तरह। अगर किसी पार्क वार्क में गए हो, छिड़काव करते हुए देखा हो, तो आप देख सकते हैं इसको, स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या होता है, पानी की बचत होती है। जो पहले हम ऊपर से पानी नाले के थ्रू चलाते थे या मोटे मोटे पाइप के थ्रू खेत में लेके जाते थे, उसमें क्या होता था, पानी बहुत ज्यादा वेस्टेज होता था, हमारी मिट्टी का नुकसान होता था। मिट्टी की ऊपर की सतह में जो पोषक तत्व होते थे वो बह जाते थे, तो बड़ा नुकसान होता था, पानी भी ज्यादा लगता था और खेत बर्बाद होता था। अब इसमें क्या है, हम पानी का उसी जगह पर प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, पानी भी बचेगा, खेत के उपजाऊपन भी बचेगा। ये स्प्रिंकलर इरिगेशन है। ये है आपका ड्रिप इरिगेशन। इसमें क्या होता है, पाइपलाइन जो होती है वो ऊपर लगी होती है हमारी सतह से, सोचिएगा। और ये जनरली बागवानी फसलों के लिए होती है, गेहूं धान चने के लिए नहीं होती बेटा। जो प्रॉपर प्लांट होते हैं उनके लिए होती है, पाइप लगे होते हैं,
सोचिए पूरी मशीन लगी होती है, प्लांट लगा होता है, उसके थ्रू पानी आता है और ये पाइप हैं, उन पाइप्स के साथ में दूसरे पाइप लगे हुए हैं और सोचिए पौधों की जड़ों के पास ये पाइप लगे होते हैं और ऊपर से इसमें एक एक करके बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है इनमें से पौधे की जड़ पे ही टप 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 टप। जैसे आपने कोई ड्रिप चढ़ाने वाली जो अपने होती है ना बोतल, उसमें से किसी की चढ़ाई मत और पाइप नीचे लटका के छोड़ दीजिए और उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और उसमें से धीमे धीमे करके बूंद गिरती है। तो जितनी देर में आपको बूंद यहां पे गिरानी है उतना ही यहां पर सेट कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे खेत में आपको करना पड़ेगा। बस इसमें एक प्रॉब्लम होती है, पूरे खेत में आपको ये पाइपलाइन बिछानी पड़ती है। अब आप सोचिए कि इसमें ट्रैक्टर चला लें, सो नहीं आप चला सकते, ट्रैक्टर नहीं चला सकते इसमें आप दोस्तों, मेरी बात समझ रहे नहीं। इसीलिए बागवानी फसलों के लिए होती है, गेहूं चने वगैरह की फसलों के लिए नहीं होती। बागवानी जिनमें फल फूल के जो पौधे होते हैं उनके लिए होती है। सब्जियों के हो सकते हैं, उनके लिए कर सकते हो। खासकर जो बड़े बड़े जो कहा जाए कि प्लास्टिक के जो कम खेत बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के कवर बना करके उनके अंदर जो खेती होती है उनमें इसको कर सकते हैं आप। ये साइंटिफिक है थोड़ा सा, इसमें पानी की बचत बहुत होती है और वहीं पर पानी गिरता है जहां पौधे को जरूरत है। इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें आप यूरिया वगैरह या खाद वगैरह को घोल के भी डाल सकते हैं सीधा, इसमें पूरे में छिड़काव करने की जरूरत नहीं है। सोचना, दो हो गए। तीसरा इसमें देखेंगे केंद्र धुरी, सेंटर पिवोट। ये रहा, देखिए ये पाइप पहिए लगे हुए हैं, सोचिएगा ये रहे और पूरे में पाइप का जाल लगा हुआ है। इसको ला करके सेट किया जाता है बड़े खेतों में। फिर क्या होता है, मशीन से ये पहिए आगे चलते रहते हैं और ये ऊपर से छिड़काव करते चले जाते हैं। यूं ये आगे पूरा का पूरा जो सेट है ये आगे बढ़ता रहेगा और पूरा छिड़काव करता चला जाएगा पूरे खेत में, इस तरीके से। यह है सेंटर पिवोट। और जो मैंने आपको बताया था भूसतही के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, जैसे ये ड्रिप इरिगेशन ऊपर पाइपलाइन है, उसी तरीके से भूसतही में क्या होता है, जमीन के अंदर पाइपलाइन होती है और जमीन के अंदर पाइपलाइन होती है तो उसी जगह पर छेद होता है, उसमें से बूंद बूंद करके पानी पौधे के जड़ के पास पहुंचता रहता है। इसमें क्या होता है, ऊपर से पानी टपकता है भूसतही में, नीचे से पानी जमीन में मिलता रहता है। बस एक अंतर है, जो भूसतही जो सिंचाई परियोजना होती है वो उन क्षेत्रों के लिए बेहतर है जहां पर बलुई मिट्टी होती है और जहां चिकनी मिट्टी होगी समझ लीजिए वो छेद जो है उसके बंद हो जाएंगे। बालू कितनी भी कैसी भी क्यों ना हो, बलुई मिट्टी होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ध्यान रखना। क्लियर है? और चिकनी मिट्टी वहीं वहीं सूख जाएगी, जम जाएगी, फिर कुछ नहीं हो सकता, छेद बंद हो जाएंगे, फिर पूरा निकालिए नीचे जमीन के नीचे से, उसकी एक सीमा है। तो जहां पर बलुई मिट्टी है वहां पर भूसतही और जहां पर चिकनी मिट्टी है इसके ऊपर से पानी डाल सकते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन और भूसतही जल में यही अंतर है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? सिंचाई परियोजनाएं आपके समझ में आ गई? सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन से प्रकार की हैं? क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है। अब आते हैं कि भारत सरकार ने कृषि के लिए कौन कौन सी सिंचाई योजनाएं चलाई हुई हैं। ये रही कृषि सिंचाई योजनाएं, तीन मुख्य तौर पर हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अटल भूजल योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना कहते हैं। ये आपके लिए चलाई हुई है, ठीक है ना। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, तो इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ध्यान रखना। अब इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह कब शुरू की गई? यह शुरू की गई 2015 में। ध्यान रखना, कब शुरू की गई? 2015 में, ठीक। इसका कंसेप्ट क्या रखा गया? वो कंसेप्ट याद रखिएगा। इसका जो मुख्य फोकस है वो है आपका जल संचय और जल सिंचन। जल सिंचन, इसका मतलब हो गया पानी को बचाइए और पानी से सिंचाई कीजिए। ये उसका वाक्य है, इसका थीम है ये एक तरीके से इस योजना की। क्लियर है? पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, ये
संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी तय की गई है। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी किसकी? इसमें पैसे को खर्च करने की। और कितनी कितनी तय की गई है वो देख लीजिए। इसमें की गई है कि 75% जो खर्च है वो केंद्र करेगा, 25% राज्य करेगा। ध्यान रखना। लेकिन अगर यही पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट वाला, उसके लिए ये रेशियो अलग है। उसके लिए ये रेशियो है 90 और 10 का रेशियो है। ये रहा। तो ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना? ओके एवरीबॉडी, तो ये रहा इसका कंसेप्ट। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें समझ लीजिएगा। ध्यान रखना, यह योजना कोई एक योजना नहीं है, बल्कि यह योजना पूर्व की 3 योजनाओं का विलय करके बनाई गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी योजनाओं का विलय किया गया। पूर्व की 3 योजनाओं का विलय किया गया इसके अंतर्गत। ध्यान रखना। और वो कौन कौन सी योजना है? नंबर 1, यहीं पर ध्यान रखिएगा। पहली योजना, त्वरित सिंचाई विकास कार्यक्रम, ये आपकी शुरू की गई। एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम कहिए या लाभ कार्यक्रम कहिए, एक ही बात है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम लिखिए इसको। हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए आप लोगों के साथ में, तो लिख सकते हैं लाभ कार्यक्रम। और यह योजना आपके 1996-97 में शुरू की गई थी। 1996-97 में इसके अंतर्गत यह किया गया था कि जिन राज्यों में सिंचाई परियोजनाएं अधूरी रह गई हैं और उनके पास पैसे की कमी है, तो केंद्र सरकार उन राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराएगी। ध्यान रखिएगा। तो ये राज्यों को सिंचाई परियोजनाओं को विकसित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की योजना थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, इसका लाभ मिलेगा। एक ये। दूसरी थी एकीकृत जल संभर कार्यक्रम। दूसरी योजना है एकीकृत जल संभर कार्यक्रम। जल संभर का मतलब होता है वाटरशेड मैनेजमेंट। ध्यान रखना, वाटरशेड मैनेजमेंट। एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम कह सकते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है ना? यह कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया आपका 2010 में, 9-10 में। ध्यान रखना, 2009-10 में इसको शुरू किया गया। इसका मतलब क्या था? वाटर को संरक्षित करने के लिए। ध्यान रखना, वेस्ट वाटर को बचाने के लिए, जो हम वेस्ट करते हैं, यानी जल संरक्षण करना, जल का प्रबंधन करना, यही है वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीके से। इसमें फोकस किया गया जल संभर कार्यक्रम। और तीसरी योजना है जिसको इसमें विलय किया गया, उसे कहते हैं खेत पर जल प्रबंधन। खेत पर जल प्रबंधन, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खेत पर जल प्रबंधन, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, यानी खेत पर ही जल का प्रबंधन करना। और यह सोचिए, यह कब शुरू की गई? यह शुरू की गई 2014 में। अप्रैल 2014 में इस परियोजना को शुरू किया गया। तो इसमें क्या किया? इन तीनों योजनाओं को विलय करके सरकार ने एक नई योजना बना दी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। लेकिन ध्यान रखना, यह योजना भी किसी एक मंत्रालय की नहीं है। आप सोचें कि कृषि मंत्रालय की है, नहीं। यह 3 अलग अलग मंत्रालय की योजना है। ये 3 योजनाएं 3 अलग अलग मंत्रालयों की हैं, तो उसी हिसाब से यह योजना भी 3 मंत्रालयों की योजना हो गई। अब कौन कौन से मंत्रालय हैं ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। त्वरित सिंचाई जो ये मंत्रालय है, ये है आपका, अगर हम बात करें तो आपका नदी जल संरक्षण मंत्रालय। समझिएगा, मेरी बात समझ में आ गई? जिसको हम क्या कहते हैं? जल संरक्षण या जल संसाधन मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं इसको वर्तमान में। क्या कहते हैं? जल शक्ति
मंत्रालय, ये रहा एक, ये रहा। दूसरा कौन सा है? ये जो आपकी योजना है दूसरी वाली, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। और जो तीसरी योजना है, जो आप देखिएगा, ये तीसरी योजना है, ये है आपकी कृषि मंत्रालय की, कृषि मंत्रालय की। एक मंत्रालय, दो मंत्रालय, तीन मंत्रालय। तो इस तरीके से ये तीन मंत्रालयों की योजना हो गई। क्लियर है? तो इसमें ये तीन योजना है और तीन अलग अलग मंत्रालय हैं और तीनों ने मिलकर के इस मंत्रालय ने इस योजना को शुरू किया है। अब इसका कंसेप्ट क्या है वो देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है इस कंसेप्ट को समझना। क्या कंसेप्ट है? इसमें किन किन चीजों पर फोकस किया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किन किन चीजों पर फोकस किया गया? इसमें फोकस किया गया कि भाई पहली बात तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको हर खेत तक पानी पहुंचाना है, हर खेत को पानी। सोचिएगा, वाटर टू एवरी फार्म, हर खेत तक पानी पहुंचाना है। और पानी तभी पहुंचेगा जब पानी बचेगा। पानी बचाना भी है, पानी पहुंचाना भी है। नंबर टू, दूसरा इसमें कंसेप्ट रखा गया प्रति बूंद अधिक उपज का कंसेप्ट रखा गया। प्रति बूंद अधिक उपज, यानी कि हम कह सकते हैं पर ड्रॉप मोर क्रॉप का कंसेप्ट रखा गया, यानी कि एक एक बूंद का सही सही उपयोग करना, यानी कि वेस्ट वाटर को बचाना, वेस्टेज को रोकना, इसमें कंसेप्ट रखा गया। बात समझ गए ना? तो यानी कि जो जल का हम वेस्टेज करते हैं, बेकार करते हैं पानी को, उस पानी को बचाना और एक एक बूंद से अधिक उपज लेनी है। ठीक है ना? तीसरा इसमें क्या रखा गया? तीसरा रखा गया वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेयर इट ड्रॉप्स वेयर इज स्टोर, यानी जहां पर पानी की बूंद गिरे वहीं पर स्टोर कर लीजिए उसको, इसके अंतर्गत रखा गया। यानी जहां पर वर्षा की बूंद गिरे उसी जगह पर स्टोर कर लेना है, यह कंसेप्ट उसमें रखा गया। ठीक है ना? चौथा इसमें रखा गया भूमिगत जल, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। और पांचवा हम कह सकते हैं कि सिंचाई परियोजना में निवेश को बढ़ाना, सिंचाई परियोजना में निवेश बढ़ाना। अब सोचिए, आपसे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें इस पर बल दिया गया, 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 बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है या कितने स्टेटमेंट सही हैं? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? एवरीबॉडी क्लियर है? मैंने देखिए पहले ही बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, पढ़िए, ढंग से पढ़िए, नहीं पढ़िए बिल्कुल मत पढ़िए, फुल एंजॉय करिए बस। और मेरा तो कंसेप्ट एक ही है, भाई पढ़ाओ अच्छे से, भाई अच्छे से पढ़ा दो कि कल को जब पेपर आए तो चेहरे पर मुस्कुराहट आपके आनी चाहिए कि हमने पढ़ा था। और बेहतर होगा कि अगर आप लोग इसको ढंग से नोट कर लें, और नहीं भी करना चाहेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ही, उस पर आपको इसकी पीडीएफ मिल ही जाती है अच्छे तरीके से। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंसेप्ट है, जिसमें किन किन चीजों पर बल दिया गया, कैसे कैसे बल दिया गया, कौन कौन से मंत्रालय हैं, कौन कौन सी योजनाओं का विलय किया गया है, उसका मकसद क्या है, ये सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। ठीक है ना? अब इसमें आप देखेंगे तो एक योजना और भी है, वो है आपकी दूसरी अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, ये रही अटल भूजल। और भूजल का मतलब तो जानते ही हैं, भूमिगत जल को लेकर के। और यह योजना आपकी शुरू की गई है 2019 से, और यह शुरू की गई है आपकी, यह योजना है भारत सरकार और विश्व बैंक की योजना है। किसकी है?
विश्व बैंक की योजना है। इन दोनों की संयुक्त योजना है। ध्यान रखना, इन दोनों की कैसी है? संयुक्त योजना। इसका मतलब है इसमें दोनों लोग 50-50% रुपए खर्च करेंगे और इसका टोटल खर्च डिसाइड किया गया है। टोटल खर्च होगा आपका 6,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब हो गया 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार खर्च करेगी और 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक देगा आपको। सोचिएगा इसके लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना और भूजल की समस्या का समाधान करना। ये रहा, ये आपकी दूसरी योजना हो गई, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उसके बाद आपकी अटल भूजल योजना। एक है आपकी तीसरी और योजना, देख लीजिए, और वो है तीसरी पीएम कुसुम योजना। ध्यान रखिएगा, पीएम कुसुम योजना पूरी तरीके से सिंचाई योजना नहीं है, पूरी तरीके से सिंचाई योजना नहीं है। ध्यान रखना, इसका नाम है किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसका पूरा नाम हिंदी में देखेगा तो बड़ा अच्छा सा नाम है, प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना है। यह ध्यान रखिएगा। और यह कब शुरू की गई? यह शुरू की गई 2018-19 में शुरू की गई। इसका कंसेप्ट क्या है? इसमें ध्यान रखना, इसमें कंसेप्ट है दो, नंबर 1 और एक नंबर 2। दो चीजों पर इसमें बल दिया गया है। एक दिया गया है किसानों की जो बंजर बड़ी जमीन है उस पर सौर ऊर्जा प्लांट को लगाना और सरकार उस सौर ऊर्जा को खरीदेगी। ध्यान रखना, बंजर जमीन पर, किसानों की बंजर भूमि पर क्या करना है? सौर प्लांट लगाना। सौर प्लांट लगाना, और उसको कौन खरीदेगा? सरकार खरीदेगी। इससे सरकार को बिजली मिलेगी और किसानों को आमदनी मिलेगी। इससे क्या मिलेगा? किसान की क्या होगी? अतिरिक्त आय बढ़ेगी। अतिरिक्त आय। अब कहोगे सर इसको इससे रिलेटेड है तो फिर हमको इसमें सिंचाई योजना में क्यों पढ़ रहे हैं? दूसरा इसका एक कंसेप्ट और भी है। दूसरा कंसेप्ट इसमें ध्यान रखिएगा। दूसरा कंसेप्ट है कि सिंचाई के लिए अब आपको डीजल या सामान्य बिजली की जरूरत नहीं, बल्कि सौर ऊर्जा के प्लांट से सिंचाई करिएगा। ध्यान रखना, सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देना। सौर ऊर्जा से सिंचाई को बढ़ावा देना। यानी कि इसका मतलब हो गया डीजल और अन्य चीजों को समाप्त करना। बोले उस पर निर्भरता खत्म कर दी। जो डीजल के पंपिंग सेट चलाते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं? सोचिएगा, वही आपके अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जनरली हम क्या कहते हैं? डीजल पंपिंग सेट कहते हैं इसको, ठीक है ना। इंजन भी कहते हैं, इंजन चल रहा है, उसको खत्म करना है और सौर ऊर्जा से उसको चलाइए। आपकी लागत कम आएगी, ठीक है ना, इनकम भी बढ़ेगी और सरकार इसमें सहायता भी कर रही है। इसमें बकायदा सरकार सहायता करेगी। यह है इसका कंसेप्ट। इसकी वजह से किसान की क्या होगी? लागत कम होगी और इसमें सोचिए किसान की अतिरिक्त आय मिलेगी। यह इसका बेनिफिट है। तो यह है आपकी सारी सिंचाई से संबंधित योजनाएं, सारी चीजें। अब इसके बाद हम देखते हैं इससे संबंधित आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जो अलग अलग यूपीएससी, स्टेट पीएससी में कहीं पर भी आए हुए क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन आए हैं, क्या क्या क्वेश्चन आए, उनको हम देख लेते हैं। ये देख लीजिए आप। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिएगा। निम्न में से कौन ट्यूबवेल यानी नलकूप
सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, कौन है इसमें सबसे ज्यादा? और मैंने आपको बताया था नलकूप से सबसे ज्यादा सिंचाई कहां होती है, नहरों से कहां होती है। मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया है, सारी चीजें हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, मैंने पहले भी कहा है। एक तरीका होता है क्वेश्चन उठा लीजिए, क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करते चले जाइए, लेकिन उसमें क्या होता है कि सारे टॉपिक, सारे चैप्टर, सारे पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, केवल जो क्वेश्चन होता है उतना ही डिस्कशन होता है। लेकिन मैंने इससे संबंधित सारे टॉपिक पहले ही क्लियर कर दिए, क्वेश्चन तो आपके लिए लॉलीपॉप हो गए, आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा। आप वैसे ही कर ले जाओगे, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और टॉपिक को पढ़ो तो उसके सारे डायमेंशन पढ़ जाओ। अभी का क्वेश्चन भी, पहला क्वेश्चन भी, आने वाले टॉपिक का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जो आएगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। बस यही एक तरीका है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था। सही कूट का चयन कीजिए, केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। अब आराम से सोचिए और बताइए कौन सा सही है। ईयर तो मेरे हिसाब से दोनों ठीक ठाक लग रहे हैं। ये यूपीएससी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कब शुरू किया गया, कैसे शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया, मैंने एक एक चीज आपको लिखा दी है, ठीक है ना। 1996-97 में शुरू किया गया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन गरीब किसानों को नहीं, राज्यों के लिए शुरू किया गया था। जो मैंने कहा था, राज्यों को जो अधूरे प्रोजेक्ट रह गए हैं, सिंचाई परियोजना रह गई हैं, उनके लिए शुरू किया गया था, किसानों के लिए नहीं है। ध्यान रखना, राज्यों को केंद्र सरकार ऋण देगी, और यह बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर क्या होना चाहिए, ये रहा आंसर, ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यह गरीब किसानों को नहीं बल्कि राज्यों को दिया जाना था, राज्यों को ऋण देना था। किसके लिए? अधूरे पड़े हुए सिंचाई प्रोजेक्ट्स, सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए, उसके लिए दिया जाना था ऋण, ठीक है ना। बाकी ये बिल्कुल सही है। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेन फेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? रेन फेड एरिया, वर्षा जल संचयन विकास कार्यक्रम, वर्षा जल क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? सोचिए, 2008-9, 2009-10, 2010-11, 2011-12, कब शुरू किया गया बताइए? रेनफेड एरिया कार्यक्रम दोस्तों, यह है आपका आंसर डी, 2012 में, 11-12 में। ये रेनफेड एरिया, ये बेसिकली योजना है कृषि एवं सहकारिता विभाग की, तो थी ही ये। मैंने एक योजना आपको बताई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये आपको मैंने बताई थी कि ये 2007 में शुरू की गई थी। किसके लिए? कृषि के संपूर्ण विकास के लिए शुरू की गई थी, जिसमें मैंने कहा था कि 25,000 करोड़ रुपए का निवेश का प्रावधान रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। ध्यान रखना ना, है कि नहीं? 2007 से 2012 के लिए शुरू की गई थी। उसी में ही सोचिए, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इसी में इसको शुरू किया गया था। यानी कि इसी की एक क्या है, एक तरीके से इसकी एक उपयोजना है। ये रहा उपयोजना है, ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, RADP, ये उपयोजना है इसके तहत। क्लियर है एवरीबॉडी? तो ये है आपके आज के टॉपिक। कल हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, टॉपिक स्लो चलेगा, कम कम टॉपिक होंगे। जल्दबाजी करके मैं सोचिए सारी चीजें कवर करा दूं 15-20 क्लास में, उससे कुछ होना नहीं है बेटा।
आप में से कुछ लोग हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछें, सर ऐसे तो इकोनॉमी कब तक खत्म होगी? मैं कहता हूं कि जितना पढ़ना है सॉलिड तरीके से पढ़ लीजिए ना यार। जिनको इस साल देना है ठीक है, जिनको अगले साल देना है उनके लिए भी फायदा आएगा ना, है कि नहीं? करो यार, अच्छे से कर लो, वरना इसी के लिए आपको सोचिए पेड बैच में कोर्स लेने पड़ते हैं। हालांकि वहां पर हम और अच्छे तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपकी क्लास में सोचिए इस समय जो क्लास ले रहे हैं, इनमें से आपके कई सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी पेड बैच में पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं हमारे साथ। वो फिर भी देखते हैं प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना? और आप में से जिस किसी को मुझसे यहाँ पे ज्वाइन होना है, मुझसे कनेक्ट होना है, मुझसे कनेक्ट हो सकता है। और किसी को कोई भी कोर्स परचेज करना है स्टडी IQ पर, इस कोड का जरूर इस्तेमाल करिए, जिससे कि मेरे साथ आप लोगों का एक पर्सनल कनेक्शन बन सके और आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।